सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और इस सेशन के अंदर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूएसए इंटरेस्ट, इसराइल और हमस का जो एक युद्ध की स्थिति है, वॉर की सिचुएशन है। उस वॉर की सिचुएशन में इसराइल और हमस के बीच में जो भी आपकी स्थिति बनी हुई है, इसमें यूएसए का एक प्रकार से क्या बड़ा इंटरेस्ट है। अब इस इंटरेस्ट को समझने के लिए, क्योंकि देखो इंटरनेशनल जब रिलेशन की हम बात करते हैं ना, उसमें चीज़ें आपस में काफ़ी कनेक्टेड होती हैं। उसमें एक इवेंट को आप एकदम से आइसोलेटेड वे में नहीं देख सकते, मतलब एक अलग थलग तरीके से आप किसी एक इवेंट को नहीं देख सकते। वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ तो विश्व जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, या आप कह सकते हो दो बड़े पावर आए आपके। एक तरफ आपका यूएसए था और दूसरी जो पावर थी वो आपका यूएसएसआर था, जिसे हम आज का रशिया कहते हैं। डिसइंटीग्रेट होके जो आज के समय में 1991 में जो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, और उसके बाद आपका एक बड़ा उसमें जो कंट्री निकल कर आया वो रशिया था। और फिर जब डिसइंटीग्रेशन हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब दो पोल्स ऑफ पावर आए, और फिर 1991-92 के टाइम पे यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो विश्व जो है वो एक तरीके से यूनिपोलर बन गया। यूनिपोलर का मतलब ये हुआ कि विश्व जो है उसमें एक ही पोल्स ऑफ पावर आपका प्रेजेंट था, और उसे कहा जाता था कि यूएस की हेजमनी, यूएस का जो मन करता वो आपका होने लग गया। धीरे धीरे चाइना तेजी से ग्रो कर रहा था, और यूएस के सपोर्ट से ही चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बना। वेस्टर्न कंट्रीज़ के सपोर्ट से ही परमानेंट मेंबर भी बना। धीरे धीरे चाइना पावरफुल होता गया 21वीं सदी के बाद से। अभी अगर आपको समय देखें, पैंडमिक के बाद से, डोनाल्ड ट्रंप जब से बने उसके बाद से धीरे धीरे जो चाइना एक प्रकार से रशिया का जो स्पेस है वो रिप्लेस करने लग गया। रशिया, क्योंकि हमेशा ये रहता था कि यूएसए और रशिया दो मेजर पोल्स ऑफ पावर हैं और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहती थी। इस प्रकार रशिया का भी एक तरफ वर्चस्व रहता था और दूसरी तरफ आपका यूएसए का ही रहता था। लेकिन धीरे धीरे रशिया की जगह चाइना का नाम आने लग गया। डोनाल्ड ट्रंप जब से बने, जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन चाइना और यूएस के बीच में हुई, उसके बाद से काफ़ी ये बात चलने लग गई कि कहीं ना कहीं यूएसए को धीरे धीरे करके जो चाइना है वो रिप्लेस कर देगा। अब चाइना की अगर आप ग्रोथ स्टडी को देखोगे, बहुत ये सब बातें समझना, क्योंकि देखो चीज़ें बहुत एक दूसरे से जुड़ी। जब चाइना की आप ग्रोथ को स्टडी करो तो उसमें ये रहता है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड देश था। वो चीज़ें बनाता था, हर तरीके की चीज़ें बनाता था, और बनाने के बाद हर तरीके की चीज़ें बना के और वो बेचता था। और उसके मेजर जो मार्केट थे, वो मेजर मार्केट आपके डेवलप्ड देश थे, यूरोपियन देश थे, यूएसए जैसे देश थे, जो उसके प्रोडक्ट को काफ़ी खरीदते थे। और उसके बाद जो है चाइना उन्हीं प्रोडक्ट को बेच बेच के काफ़ी अमीर बना, क्योंकि वहीं से काफ़ी कमाई उसकी होती थी। और छोटे से छोटे प्रोडक्ट के लिए देश जो है वो चाइना पर निर्भर करते थे। तो ये चीज़ें चलती रहीं, क्योंकि दूसरे देशों को भी रहा कि ठीक है, यहाँ पे बन के आ रहा, हम क्यों बनाएं, हमें आसानी से सस्ते में मिल रहा है, तो इट्स बेटर चाइना में बन के आए तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन क्योंकि चाइना धीरे धीरे इकोनॉमिक पावर बनने लग गया, तो ये एक डर भी पैदा हो गया वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएसए के मन में कि अगर इसी स्पीड से चाइना ग्रो करता रहा तो कई स्टडी भी कहने लग गई कि चाइना धीरे धीरे यूएस को सरपास कर जाएगा। और ये जो है, इसने उनके दिमाग में एक घंटी बजाई, और इसके तहत उन्होंने एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी जो है वो अपनाई। प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई चाइना का प्रोडक्ट आता है तो उसमें टैक्स ज़्यादा लगा देना या कुछ इस टाइप की स्थिति कर देना, जिससे कि चाइना धीरे धीरे, अगर देखा जाए तो धीरे धीरे चाइना के प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा। जब चाइना के प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला ही नहीं बचेगा या बहुत ही कम हो जाएंगे, तो फिर चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाएगा। इस वजह से चाइना ने सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए। तो चाइना ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके अलग अलग देशों में अपनी जो पहुंच है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उनके मार्केट तक रीच करना चाहता है। इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसी तरीके से सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी है, वेस्ट जो ईस्टर्न यूरोपियन देश है वहाँ तक रीच करना, ये सब। और इसी कड़ी में अगर आप स्टडी करो तो धीरे धीरे जो है धीरे धीरे जो चाइना है वो चाइना अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को वेस्ट एशिया तक भी लेकर जाने लग गया। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो दोस्ती कराने का काम भी चाइना कर रहा था। अब यहाँ पे ये तो चाइना की कहानी हो गई। अब अगर आप देखो यूएस की कहानी, यूएस की स्थिति क्या है। यूएस में जब
आपका अटैक हुआ था उसके बाद से वो अफ़गानिस्तान में आया अलकायदा को हटाने के लिए, फिर काफ़ी समय तक आपका यूएस अफ़गानिस्तान के अंदर रहा। अभी हाल फिलहाल अफ़गानिस्तान से उसने फोर्स को विड्रॉ किया और उसका रीज़न सबसे बड़ा था, उसको लगता था कि उसका इंटरेस्ट इतना है नहीं अभी अफ़गानिस्तान में, और वो चाहता था कि चाइना का जो ये इलाका है, ख़ास तौर से उसका ईस्टर्न इलाका है जहाँ साउथ चाइना सी रीजन है, जहाँ चाइना अपने आप को बहुत ज़्यादा इस्टाब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारे एरिया में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो अपना फोकस कहीं ना कहीं उन जगहों में यूएस अपना बढ़ाना चाहता था, और इन्हीं के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो ऊपर जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ उसने क्वाड का गठन किया और इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट जो है वो आपका प्रोवाइड किया। तो यूएस का जो इंटरेस्ट है वो, यूएस का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यूएस का इंटरेस्ट, क्योंकि वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो था वो ऑयल था, ऑयल की रिलेवेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो जाने लग जाएंगे। और ये भी समझना कि जो अगर उन्हें मतलब, क्योंकि अगर जो भी उनके रिसोर्सेस थे तो उनके खुद के इतने बड़े भंडार आ गए कि उन्हें भी लगा कि यार हम क्यों फालतू का जो है हम क्यों इतना अपने रिसोर्सेस वहाँ पे रखें। तो उसने थोड़ा बहुत ही अपनी लिमिटेशंस कर दी, और अपना जो फोकस है यूएस ने वो धीरे धीरे अपने जो फोकस है उस फोकस को उसने इंडो पैसिफिक का इलाका, इन जगहों पे काफ़ी अधिक इंक्रीज करने लग गया। नाटो के एक्सपेंशन पे काफ़ी अधिक वो है फोकस आपका करने लग गया। तो देखो, तो वेस्ट एशिया से जब यूएस का, क्योंकि यूएस ने सऊदी अरेबिया को और इन सबको और कई देश हैं उनके साथ बढ़िया तरीके से एक रिश्ता बना रखा था कि ठीक है आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिक्योरिटी और ये सब प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब यूएस का इंटरेस्ट वहाँ खत्म होने लग गया तो वो एक प्रकार से अपना डिसएंगेजमेंट शो करने लग गया, क्योंकि उसने अपना पूरा अटेंशन कहीं और जो है करने लग गया। इस वजह से और देश यूएस से, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएस के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए, और इस बीच में चाइना वहाँ पे एंटर करने लग गया। तो चाइना का इंटरेस्ट यही था कि धीरे धीरे अफगानिस्तान में अपने प्रेजेंस को बढ़ाया, वेस्ट एशिया को अपने प्रेजेंस को बनाया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत जो है उसको एक्सपैंड करने का प्रयास जो है किया जाए। तो चाइना ये तरीके से आगे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि यूएस बेसिकली वहाँ पे उसने वैक्यूम क्रिएट कर दिया था जब उसने विड्रॉ किया। अब धीरे धीरे यूएस भी ये समझने लग गया कि यार मैंने जो है यहाँ से विड्रॉ तो कर लिया, या मेरा अटेंशन या फोकस यहाँ नहीं है, लेकिन ये जो एक ब्लॉक बना रहे हैं चाइना और रशिया, जिसे एक कंसेप्ट कहा जाता है यूरेशियन ब्लॉक। और यूरेशियन ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि आप मानो कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक है जो रशिया का है, और साथ में जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है आपकी चाइना के, दोनों मिलके एक यूरेशियन पावर ब्लॉक बना रहे हैं। और ये यूरेशियन पावर ब्लॉक बेसिकली, जिसमें सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ काफ़ी सारी हैं, और ये एक पैरेलल जो है एक पावर ब्लॉक बनाया जाएगा जो खड़ा रहेगा टू इंडो पैसिफिक के कंटेक्स्ट, मतलब इंडो पैसिफिक जो पावर ब्लॉक बनाया जा रहा है यूएस के लेड में, यूएस की वजह द्वारा जो बनाया जा रहा है उसके पैरेलल इसको खड़ा किया जाएगा। अब ये चीज़ यूएस रियलाइज़ कर गया कि यार अगर मैंने बिल्कुल ही यहाँ से ध्यान ही नहीं दिया, और मैं ये चाह रहा हूँ कि चाइना को इसके ईस्टर्न इलाके में थोड़ा सा इंगेज किया जाए, और क्योंकि ये मैरीटाइम एरिया, समुद्री एरिया में अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि समुद्री एरिया में अगर अपने प्रेजेंस को बढ़ा लेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि विश्व में व्यापार पे अगर मान लो समुद्री इलाके में उसका प्रेजेंस है तो विश्व व्यापार को बहुत हद तक वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक सोच यूएस की थी, लेकिन चाइना धीरे धीरे अपने आप को कॉन्टिनेंटल इलाकों में एक्सपैंड करने लग गया। खासतौर से उसका इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में बहुत अधिक जो है वो बढ़ गया। अब इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस को रियलाइज़ हुआ कि ठीक है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो यूएस का सबसे ट्रस्टवर्दी देश है वो इजराइल है। अब वो चाह रहा था कि इजराइल के माध्यम से वो अपने प्रेजेंस को इंश्योर करे, मतलब भले वो प्रेजेंट नहीं है तो लेकिन इजराइल के इन्फ्लुएंस अगर वहाँ इंक्रीज होता है, क्योंकि देखो वेस्ट एशिया में भी चीज़ें बदल रही हैं। वेस्ट एशिया की जो देश हैं उनको ये पता है कि यार पहले अगर उन्हें मान लो किसी वेल्थ की ज़रूरत है तो कुआं खोदेंगे, ऑयल निकालेंगे, ऑयल बेचेंगे, इससे उनकी कमाई हो जाएगी। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, विश्व जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो फ्यूचर में 10-20 साल के अंदर उसे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब अल्टरनेटिव अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसकी इकोनॉमी पूरी डूब सकती है। जो वेस्ट एशियन कंट्रीज बड़ी हैं उनको इस चीज़ की चिंता थी, और यूएई उनमें से देश है, सऊदी अरेबिया भी उसमें से देश है, ये सारे बहरीन है, कुवैत है, ये सब इस सोच को लेकर चल रहे थे। अब इस बीच में जो अगर आप देखो तो इस पूरे रीजन के अंदर इजराइल के माध्यम से यूएस अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाह रहा था, और दूसरे देशों को ये भी लगा कि यार अगर हम इजराइल के साथ हो लेते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी हमारी एंट्री हो जाएगी, और वेस्टर्न जो इन्वेस्टमेंट है वेस्ट एशिया के अंदर वो भी, मतलब मान लो यूएई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इन पे जो है एक प्रकार से जो काफ़ी अधिक इन्वेस्टमेंट इस रीजन के अंदर आने लग जाएगा, और इनको काफ़ी इनका जो थोड़ा सा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इजराइल और ये सब
आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे तो फिर कभी भी इस जगह पे शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और इस रीजन का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी हद तक रुक सकता है। ये एक सोच थी जो कि धीरे धीरे बनती जा रही थी। अगर अगर आप देखो तो एक सोच जो वेस्टर्न कंट्रीज, अरब देश हैं, उनके बीच में बनती जा रही थी। अब ये एक प्रोसेस शुरू हो गया जिसमें थोड़ा सा अलाइंग होने लग गया, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी अलाइंग हो गए। ईरान तो अलग पड़ गया था, ईरान तो पूरा चाइना और रशिया की गोद में बैठा हुआ था, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और ये बहरीन और ये सब जो हैं ये थोड़ा सा इस लाइन पे जा रहे थे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की सोच थी, और उनकी भी सोच थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ इनके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो जो रास्ता जाएगा वो इसराइल के माध्यम से होगा। इसराइल के साथ अच्छे रिश्ते कर लेंगे तो फिर कन्फ्लिक्ट भी इस रीजन में काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब इसी बीच में, अगर आप इसी बीच में समझो तो इसराइल के साथ एक अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया गया जिसमें यूएई, बहरीन, कुवैत, इसराइल ये सब देश प्रेजेंट थे। सऊदी अरेबिया का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट था, बट खुल के नहीं आ रहा था क्योंकि उसको ये था क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर था और इसराइल के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट होते नहीं हैं। और इस वजह से सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया ये सोच रहा था, मतलब उसकी ये सोच थी कि मतलब उसको ये था कि अगर अगर मैंने खुल के सपोर्ट कर दिया तो बहुत सारे जो इस्लामिक देश उसके खिलाफ हो जाएंगे और उसको इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर नहीं माना जाएगा और उसकी जगह ईरान ले सकता है। ये सोच सऊदी अरेबिया की बन रही थी, इसलिए वो खुल के सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसको इस स्ट्रैटेजी पर था कि वो इसराइल के साथ शांति रखी जाए और इसराइल के माध्यम से वेस्टर्न कंट्री तक रीच किया जाए। वेस्टर्न कंट्रीज का जो एक प्रकार से जो इस रीजन पे कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट और ये सब अट्रैक्ट आपका किया जाए। तो यूएस का जो इस रीजन पे इंटरेस्ट है वो सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है, इस रीजन के माध्यम से अगर आप पूरे मैप को देखोगे तो एक तो समुद्री रास्ते में जहाँ पे इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन रीजन आता है, उस रीजन को कॉन्टिनेंटल एरिया में एक्सपैंड किया जा रहा है। जैसे जैसे मान लो इंडो पैसिफिक में क्वाड का गठन है, इसको और भी धीरे धीरे एक्सपैंड वो करना चाह रहा है और वो जाके इंडिया है, उसके अलावा अगर आप देखोगे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जोड़ते हुए और यूरोप से कनेक्ट कर रहा है, जो कि पैरेलल होगा या एक काउंटर होगा टू द रशियन यूरेशियन ब्लॉक। यूरेशियन ब्लॉक जिसमें यूरेशियन यूनियन जो है या इकोनॉमिक यूनियन रशिया लेड और जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना की है, उसके दोनों के मिला के जो यूरेशियन पावर ब्लॉक बनाया जा रहा है, उसके पैरेलल ये चीज़ खड़ी की जाएगी, जिसमें जैसे G20 में जो इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई, I2U2 की बात की जिसमें इंडिया, इसराइल, आपका यूएई, यूएस जैसे देश हैं, ये साथ में ग्रुपिंग आ रही थी। तो ये इस पूरे इलाके में इन ग्रुपिंग्स के माध्यम से एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जा रही थी कि जो चाइना और रशिया करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करके यूरोप को कनेक्ट करके एक पावर ब्लॉक बना देंगे और साइडलाइन कर देंगे यूएस को, और धीरे धीरे जो है मतलब यहाँ पे पावरफुल होते चले जाएंगे। तो यूएस बेसिकली क्या कर रहा है, उसके पैरेलली चीज़ें खड़ी कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़, और उसमें इंडिया की भी ज़रूरत है उन्हें। और इंडिया म्यांमार, इंडिया मिडिल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, फिर I2U2 और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ एक जो है एक कनेक्टिविटी इस्टाब्लिश किया जाएगा और उस कनेक्टिविटी के माध्यम से जो इन्फ्लुएंस है रशिया चाइना का उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इस बीच में चाइना, ईरान, रशिया, इनको पता है कि अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी रही तो जो आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी रही तो यूएस अपने एक प्रकार से अपने जो उसका एम है उस पर वो खरा उतर जाएगा। तो इसलिए क्या है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो देश हैं ईरान के माध्यम से हमस के अंदर तो दर्द तो पहले से भरा हुआ है, तो वो इस प्रकार का अटैक कैरी आउट करेंगे और जानबूझ के इतना एट्रोसिटीज़ करेंगे जिससे कि इजराइल रिटेलिएट करे। इजराइल जब रिटेलिएट करेगा तो बहुत अधिक नेगेटिव सेंटिमेंट इस रीजन में डेवलप हो जाएंगे और कोई भी इनका कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो भी है वो सक्सेसफुल नहीं होगा कमिंग 5 से 8 ईयर्स तक। ये एक बहुत बड़ा प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा। अब इस बीच में मान लो ये भी है कि अगर इस बीच में मतलब यूएस भी उस जगह पे है और वो ये चाह रहा है, यूएस को इस चीज़ का पता है कि यार इजराइल अगर अकेले करने बैठेगा तो ये दूसरे अरब कंट्रीज एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको ये पता होगा कि यार साइड में यूएस खड़ा है तो फिर वो लोग एंटर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, इससे वॉर का एक्सपेंशन नहीं होगा ज़्यादा। अगर वॉर का एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं हुआ तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा सा लिमिट हो जाएं और उसके बाद फिर जो मतलब किसी तरीके से इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करके और दोबारा से जो ये जो कॉरिडोर्स और ये सब डेवलप करने की जो यूएस तैयारी कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज का तैयारी कर रहे हैं, वो एक प्रकार से
उसको दोबारा से वो कंटिन्यू कर पाएँ, बट आसान नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ मुश्किल होगी। दूसरा आप देखोगे कि तो यूएस कंटिन्यूस बेसिस में नाटो को भी अब एक्सपेंड कर रहा है। जैसे आर्मेनिया अजरबैजान है, उनके बीच में युद्ध की स्थिति हुई, और युद्ध की स्थिति हुई, आर्मेनिया सीएसटीओ का हिस्सा है। सीएसटीओ आप मानो कि नाटो की तरह ही है। नाटो एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पर बेस्ड है, मतलब उसमें होता है कि जो भी उसका मेंबर है, अगर एक पे हमला हुआ तो माना जाता है कि सभी पे हमला है, और वो सब मिलके उस पर हमला करते हैं जिसने हमला किया है। तो ये कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। इसी तरीके से सीएसटीओ भी ये रशिया लेड है, जो कि कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म पर बेस्ड है। तो सीएसटीओ के पैरेलली, मतलब सीएसटीओ का मेंबर आर्मेनिया है, अजरबैजान नहीं है। और सीएसटीओ लेड कौन है, सीएसटीओ का लीडर कौन है, रशिया है। लेकिन अभी आर्मेनिया पे हमला हुआ नागार्नो कराबाख रीजन के अंदर, तो और काफ़ी सारे आर्मेनियंस मरे उसमें, वो रिफ्यूजी के रूप में इधर उधर घूम रहे थे। तो बट रशिया के द्वारा मदद नहीं आई, और टर्की की मदद से, जो अजरबैजान, टर्की नाटो का मेंबर है, अजरबैजान टर्की की मदद से आप कह सकते हो एक तरीके से उसने अटैक किया और इस रीजन पे कब्जा करने का प्रयास किया। आर्मेनिया ने कह दिया मुझे सीएसटीओ का मेंबर बन के क्या रखा मेरे लिए। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो उसने नाटो में एंट्री करने का मन बना लिया। तो नाटो भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। धीरे धीरे ये पॉसिबिलिटी होगी कि अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा कॉज हुआ तो और भी देश नाटो का हिस्सा बनना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक चैलेंज है। तो यहाँ पे देखो, लड़ाई जो अभी आपको खाली इजराइल और हमस की दिख रही है, वो तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है। ये बहुत बड़ा गेम है जो चुपचाप बड़े बड़े लीडर्स जो हैं बैठे बैठे देख रहे हैं। और ये युद्ध की स्थिति, एक तरफ यूक्रेन रशिया, आर्मेनिया अजरबैजान, अब इजराइल हमस, और अगर यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल नहीं की गई तो ये बहुत बड़े युद्ध की स्थिति बन सकती है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये थोड़े से ऐसे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, देखो पुरानी कहानियाँ तो आप लोगों ने 1950s और 40s और ये सब की कहानियाँ जो है वो तो सुनी होंगी, बट ये चीज़ें बहुत आपको थोड़ा सा जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैंने प्रयास किया कि आपको इसको समझाया जाए। और आप लोग सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और मेरी आशा है कि आपको ये चीज़ें ज़रूर से समझ में आई होंगी, और आप लोग कमेंट जरूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप जरूर से डाउनलोड करें। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।